नमस्कार। सुबह 8 बजे के समाचारों में आपका स्वागत है। मैं हूं अलका सिंह। समाचारों में सबसे पहले हेडलाइंस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित 90वीं इंटरपोल महासभा की बैठक को करेंगे संबोधित। 21 अक्टूबर से आयोजित इस बैठक में इंटरपोल के 195 सदस्य देशों के प्रतिनिधिमंडल होंगे शामिल। प्रधानमंत्री ने पीएम किसान सम्मान सम्मेलन 2022 में किसान सम्मान निधि की 12वीं किश्त की हस्तांतरित। प्रदेश के किसानों ने किसान सम्मान निधि की 12वीं किश्त मिलने पर प्रधानमंत्री का जताया आभार। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने बस्ती के कलवारी क्षेत्र के बाढ़ प्रभावित गांव में बांटी राहत सामग्री। कहा, प्रदेश सरकार बाढ़ पीड़ितों की हर स्तर पर कर रही है मदद। और लखनऊ में 7 दिवसीय माटी कला मेले का किया जा रहा है आयोजन। कार्यक्रम में विभिन्न जनपदों से आए शिल्पकार और कारीगर मिट्टी से निर्मित कलाकृतियों का कर रहे हैं प्रदर्शन। समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित 90वीं इंटरपोल महासभा की बैठक को संबोधित करेंगे। ये बैठक 21 अक्टूबर तक चलेगी। बैठक में इंटरपोल के 195 सदस्य देशों के प्रतिनिधि मंडल शामिल होंगे। इनमें मंत्री देशों के प्रमुख पुलिस, राष्ट्रीय केंद्रीय ब्यूरो के प्रमुख और वरिष्ठ पुलिस अधिकारी भी शामिल होंगे। महासभा इंटरपोल की सर्वोच्च शासी निकाय है और इसके कामकाज से संबंधित महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए वर्ष में एक बार बैठक होती है। लगभग 25 वर्षों के अंतराल के बाद भारत में इंटरपोल महासभा की बैठक हो रही है। इस अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, इंटरपोल के अध्यक्ष अहमद नासर अल राइसी और महासचिव भी मौजूद रहेंगे। किसानों को एक ही छत के नीचे उर्वरक और कृषि संबंधी अन्य सामग्री सस्ती दरों पर मिले, जिससे वो कृषि उत्पादन को बढ़ाने और अपनी आय में वृद्धि करने के लिए नई तकनीकों को अपना सकें। किसानों के लिए 2 महत्वपूर्ण पहल शुरू हुई। पहला है प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र PMKSK और दूसरा है प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक परियोजना, जिसे वन नेशन वन फर्टिलाइजर कहा जाता है। अब सभी प्रकार के प्रमुख उर्वरकों के लिए सिंगल ब्रांड भारत का उपयोग किया जाएगा। देश का कृषि क्षेत्र आधुनिक हो, किसान सक्षम हो और भविष्य की चुनौतियों का स्वदेशी समाधान हो। कृषि और किसान दोनों को समृद्ध और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में प्रधानमंत्री ने खाद के मानकीकरण के तहत एक राष्ट्र एक उर्वरक भारतीय जन उर्वरक परियोजना का शुभारंभ किया। अभी तक इन कंपनियों के प्रचार अभियानों के कारण और वहां जो फर्टिलाइजर बेचने वाले लोग होते हैं, जिसको ज्यादा कमीशन मिलता है तो वो ब्रांड ज्यादा बेचता है, कमीशन कम मिलता है तो ब्रांड का वो ब्रांड बेचता नहीं है। और इसके कारण किसान को जरूरत के हिसाब से जो गुणवत्ता वाला खाद मिलना चाहिए, वो इन स्पर्धा के कारण, भिन्न भिन्न नामों के कारण और वो बेचने वाले एजेंटों की मनमानी के कारण किसान परेशान रहता था। इन सारी समस्याओं को एक साथ एड्रेस किया गया है। अब वन नेशन वन फर्टिलाइजर से किसान को हर तरह के भ्रम से मुक्ति मिलने वाली है और बेहतर खाद भी उपलब्ध होने वाली है। और ये ब्रांड है भारत। प्रधानमंत्री ने उर्वरक क्षेत्र की एक अंतर्राष्ट्रीय ई-पत्रिका इंडियन एज का भी लोकार्पण किया, जिसमें उर्वरकों की जानकारी के साथ ही कृषि क्षेत्र की कई सूचनाएं उपलब्ध हैं। उर्वरक उत्पादन क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने का प्रधानमंत्री ने जहां संकल्प जताया, तो वहीं उन्होंने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार से सरकार 75 से 80 रुपए प्रति किलो उर्वरक खरीदती है और किसानों तक इसे 5 से 6 रुपए प्रति किलो तक में वितरित करती है। ऐसे में सरकार का 2.5 लाख करोड़ रुपए मौजूदा वर्ष में यूरिया आयात करने में खर्च आया है। उन्होंने बताया कि इस स्थिति को बदलने के लिए साल 2014 के बाद केंद्र सरकार लगातार कई मोर्चों पर एक साथ काम कर रही है। हमने यूरिया की 100% नीम कोटिंग करके उसकी कालाबाजारी रुकवाई। हमने बरसों से बंद पड़े देश के
6 सबसे बड़े यूरिया कारखानों को फिर से शुरू करने के लिए मेहनत की है। साथियों, अब तो यूरिया उत्पादन में आत्मनिर्भरता के लिए भारत अब तेजी से लिक्विड नैनो यूरिया, प्रवाही नैनो यूरिया की तरफ बढ़ रहा है। 2 दिवसीय किसान सम्मेलन के दौरान एक और बड़ी पहल प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र के रूप में हुई। ये केंद्र बीज से बाजार तक किसानों के मददगार साबित होंगे। पहले चरण में 600 केंद्रों का लोकार्पण प्रधानमंत्री ने किया। देश भर की 3.25 लाख से अधिक खाद की दुकानों को प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्रों के रूप में विकसित करने के अभियान को आरंभ किया जा रहा है। ये ऐसे केंद्र होंगे जहां सिर्फ खाद ही मिलेगी ऐसा नहीं, बल्कि बीज हो, उपकरण हो, सॉइल टेस्टिंग, मिट्टी की टेस्टिंग हो, हर प्रकार की जानकारी जो भी किसान को चाहिए वो इन केंद्रों पर एक ही जगह पर मिलेगी। दिल्ली स्थित पूसा संस्थान में आयोजित कार्यक्रम के दौरान किसान सम्मान निधि की 12वीं किस्त भी जारी की गई। देश के 8 करोड़ से ज्यादा किसानों के खाते में सीधे 16,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि नकद हस्तांतरित की गई। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये राशि किसानों के लिए मददगार साबित हो रही है। कृषि में बढ़ते नवाचार, तकनीक और नई फसल उगाने के प्रति किसानों के उत्साह की प्रधानमंत्री ने सराहना की। उन्होंने सम्मेलन में हिस्सा ले रहे विभिन्न स्टार्टअप प्रदर्शनी को देखा और विस्तार से जानकारी ली। प्रधानमंत्री ने कहा कि कृषि क्षेत्र में देश में जहां 2014 में सिर्फ 100 स्टार्टअप हुआ करते थे, अब उनकी संख्या 3,000 तक जा पहुंची है। ये स्टार्टअप सशक्त भारत और आत्मनिर्भर भारत में अहम योगदान दे रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों के खाते में किसान सम्मान निधि की 12वीं किस्त जारी की, तो वहीं पूरे देश में 600 पीएम किसान समृद्धि केंद्रों का उद्घाटन किया गया, जिसमें वाराणसी में पीएम किसान समृद्धि केंद्र भी शामिल था। इस अवसर पर प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही भी यहां उपस्थित रहे। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम का सजीव प्रसारण वाराणसी में देखा गया। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने वाराणसी के रामनगर स्थित किसान समृद्धि केंद्र का उद्घाटन किया और यहां मिलने वाली सुविधाओं के बारे में जानकारी ली। उन्होंने कहा कि किसान समृद्धि केंद्र के खुल जाने से किसानों की सभी समस्याओं का समाधान एक ही छत के नीचे हो जाएगा। एग्री एज भारत एज करके एक पत्रिका का मैगजीन का जो उन्होंने आज शुभारंभ किया है, उसके माध्यम से किसानों को अद्यतन वैज्ञानिक तरीके से खेती और तकनीकी की जानकारी हो सकेगी। अभी 600 टोटल केंद्रों का पूरे भारतवर्ष में उद्घाटन किया गया है, जिसमें जो है 105 केंद्र जो है उत्तर प्रदेश में खोले गए हैं इस योजना के अंतर्गत। अभी माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने बोला है कि लगभग 2.5 लाख से ऊपर के केंद्र अभी हम लोगों ने अभी खोलना बाकी है और धीरे धीरे हम लोग प्रयासरत हैं और खोलेंगे। हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का जो विजन है उसके अंतर्गत जो हम लोगों ने अपना केंद्र खोला है इफ्को बाजार के अंतर्गत प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र, जिसके माध्यम से हम लोग जो है उत्पादों के साथ साथ तकनीकी जानकारी भी उपलब्ध कराएंगे, जिससे जो है किसान को लाभान्वित। बाराबंकी जिले में बेमौसम बरसात और बाढ़ की मार झेल रहे किसानों के खाते में पीएम किसान सम्मान निधि की 12वीं किस्त आने से राहत मिली है। जिले के 4,46,000 किसानों के खातों में 12वीं किस्त की राशि ट्रांसफर होने से किसानों में उत्साह का माहौल है। किसानों का कहना है कि ये राशि ऐसे समय में मिल रही है जब उन्हें पैसे की सबसे अधिक जरूरत थी। दीपावली पर्व से पहले मिली इस सौगात से बागपत और रायबरेली के किसानों में भी उत्साह है। किसानों का कहना है कि वे इन रुपयों से त्योहार मनाने के साथ ही खेती से जुड़े छोटे छोटे खर्च भी किए जा सकेंगे। ये हमारे खाते में 12वीं किस्त पीएम किसान योजना के तहत आ चुकी है। उसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि किस्त आने के बाद हमको बहुत लाभ मिलेगा। उससे हम अपनी खेती के लिए बीज व खाद ले सकते हैं। प्रधानमंत्री जी की जो ये किसान सम्मान निधि योजना है हम जैसे गरीब किसानों के लिए बहुत सहायक है, बहुत ही मदद मिल रही है इससे। दिव्यांग हूँ, मेरे पास 4 बीघे ज़मीन है,
जब सम्मान निधि आती है तो बहुत खुश होता हूँ। उससे बीज खाद दवाई टाइम पर खरीद लेता हूँ, तो बहुत फायदा है सम्मान निधि का आने का। खाते में 2-2 हज़ार रुपये किसान सम्मान निधि के आ रहे हैं और तब से मेरा स्तर थोड़ा सा ऊपर उभरा है। जो मैं किसान निधि का पैसा 2,000 रुपये आते हैं, उससे मैं गोबर का खाद भी खरीदती हूँ और अपने खेतों में डालती हूँ। किसानों को समय पर खाद उपलब्ध हो पाएगी और जिससे किसानों के लिए जो है काला बाजारी रुकेगी, किसानों को अच्छे से खाद उपलब्ध हो पाएगी। हम लोग गुजरात में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से PMJYMA योजना आयुष्मान कार्ड प्रधानमंत्री ने वितरित किए। राज्य के सभी 50 लाख लाभार्थियों को ये कार्ड eKYC पूरा करने के बाद दिए जाएंगे। अब आयुष्मान योजना के तहत 5 लाख तक का इलाज कराने की सुविधा उन्हें मिल सकेगी। राज्य में पहले से ही जारी MA, MAV और AV PMGAY के लाभार्थी एकीकृत PMJYMA कार्ड के लिए पात्र हैं। जस्टिस धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ को देश का अगला मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जस्टिस चंद्रचूड़ को 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया। वे 9 नवंबर 2022 को सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश UU ललित की जगह कार्यभार संभालेंगे। CJI के रूप में जस्टिस चंद्रचूड़ का कार्यकाल 10 नवंबर 2024 तक होगा। अपने उदार और प्रगतिशील निर्णयों के लिए जाने जाने वाले जस्टिस चंद्रचूड़ के पिता जस्टिस YV चंद्रचूड़ भी भारत के मुख्य न्यायाधीश थे। समाचारों में आगे बढ़ने से पहले लेते हैं एक विराम। हमारा डेजर्ट आ गया पर हमारी चैंपियन नहीं आई अब तक। बिल भरने के पहले तो आएगी ना। सो गर्ल्स, क्या हो रहा है? बिल हो रहा है। चल अपना कार्ड दे। पिन दे। RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी को ना दे। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने ही कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। हाँ, ये खाने की चैंपियनशिप थी क्या? RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। प्रयागराज सर्किट हाउस के सभागार में प्रभारी मंत्री पर्यटन एवं संस्कृति विभाग मंत्री जयवीर सिंह की अध्यक्षता में खेल एवं युवा कल्याण विभाग राज्य मंत्री गिरीश चंद्र यादव और श्रम एवं सेवायोजन विभाग राज्य मंत्री मनोहर लाल ने प्रयागराज मंडल के सभी जिलों के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इस समीक्षा बैठक में प्रभारी मंत्री जयवीर सिंह ने कहा कि बाढ़ एवं बरसात से हुए नुकसान की भरपाई हेतु सघन अभियान चलाया जा रहा है। प्रभारी मंत्री ने डेंगू के नियंत्रण और उपचार हेतु युद्ध स्तर पर कार्य किए जाने के आदेश दिए। इस मौके पर बोलते हुए खेल एवं युवा कल्याण मंत्री गिरीश चंद्र यादव ने कहा कि डेंगू का प्रकोप बहुत बढ़ गया है और हमें प्लेटलेट की कहीं भी कमी नहीं आने देनी है और शहर में विशेष रूप से सफाई कराए जाने के अधिकारियों को निर्देश दिए। प्रभावी तरीके से छिड़काव हो, फॉगिंग हो गांव तक, उसकी व्यवस्थाओं के संबंध में, और जो लोग उससे डेंगू से अन्य संक्रमित बीमारियों से प्रभावित हुए हैं उनके प्रभावी उपचार की व्यवस्था है, चाक चौबंद रहे, कहीं प्लेटलेट्स की कोई कमी न हो, उनके लिए दवाइयों की कोई कमी न हो, उपचार में कोई कोताही न हो। इसके विषय हम लोगों ने चर्चा करी है और काफी विस्तार से चर्चा हुई है। कमिश्नर साहब खुद निगरानी कर रहे हैं कि प्लेटलेट्स की कोई कमी न हो और जो प्लेटलेट और इत्यादि देना चाहते हैं उनके लिए समुचित 5 जगहों पर स्थान बनाया है कि वो ऐसे लोग आ सकते हैं, दे सकते हैं, उनके समुचित बैठने की व्यवस्था उस पर भी पूरी चिंता कर रही है और पूरा प्रशासन उसमें लगा हुआ है। हमारे क्षेत्र में सबसे ज्यादा हमारे रजिस्ट्रेशन किए जाते हैं, गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए उनको रजिस्ट्रेशन करके उनको लाभ दिया जाता है। और चाहे वो बच्चियों की शादियां हों, चाहे उनकी बीमारी के कोई रुपया देना हो, और उनके खाते में डाल दिया जाता है। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक कल बस्ती के कलवारी में बाढ़ प्रभावित गांव डकही पहुंचे। बाढ़ पीड़ितों में उन्होंने राहत सामग्री बांटी। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार बाढ़ पीड़ितों की हर स्तर पर मदद कर रही है। बाढ़ पीड़ितों में लगातार राहत सामग्री बांटी जा रही है। जिनके आवास नदी में बह गए हैं उनको सरकार आवास दे रही है। मदरसों के सर्वे के सवाल पर उन्होंने कहा कि बिना मान्यता के चल रहे मदरसे बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। बच्चों को हम मुख्य धारा से जोड़ेंगे। जो मदरसे बिना मान्यता के चल रहे हैं, अनाधिकृत हैं, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सरकार प्रदेश के सभी आम नागरिकों के हित में काम कर रही है।
बाढ़ पीड़ितों के लिए स्वयं माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार दौरे पर हैं और उन्होंने मुझे यहाँ बस्ती में इसीलिए भेजा है कि यहाँ जाकर हम बाढ़ पीड़ितों का दुख दर्द सुने और उनको जो भी आवश्यक सामग्रियां हैं उनको तत्काल उपलब्ध कराएं। जीवन जीने लायक जितनी आवश्यकताएं उनको हम पूरा करें। अभी राशन अन्य सामान यहाँ पर वितरित हुआ है। इसके साथ ही साथ आप देख रहे होंगे उनको मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत मकान दिए जाने भी निर्देश दिए, जिनके मकान बाढ़ के कारण गिर गए हैं। हमारी सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्धता के साथ प्रदेश के लोगों के लिए काम कर रही है। हर स्थिति में उनको हम संतुष्ट करेंगे और शासन की विभिन्न योजनाएं, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गरीब कल्याण योजना, जन जन। गन्ना विकास एवं चीनी मिल मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत एवं बचाव कार्यों का जायजा लिया। उन्होंने बाढ़ पीड़ितों की समस्याओं को सुना और राहत सामग्री का वितरण भी किया। उन्होंने कहा कि बाढ़ प्रभावितों को सरकार द्वारा संचालित सभी योजनाओं का लाभ दिया जाएगा। किसी भी जनमानस को बाढ़ के कारण कठिनाई न उठानी पड़े, इसके लिए सरकार हर संभव मदद करने के लिए प्रयासरत है। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में जो लोग बेघर हुए हैं उन्हें मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत जल्द से जल्द आवास आवंटित किए जाएंगे। सर्वे चल रहा है। सर्वे के बाद जो भी किसानों की भरपाई होगी राज्य सरकार के द्वारा, राज्य सरकार देगी। इसके अलावा जो बीमा की राशि है वो भी तत्काल दिलाई जाए। जिनके घर गिर गए हैं उन्हें उनके मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत घर बनवाए। संत कबीर नगर के धनघटा तहसील अंतर्गत लगभग 54 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में पानी घुस जाने के कारण किसानों की फसल पूरी तरह से नष्ट हो चुकी है। वहीं लगभग 22 गांव में पानी घुसने के कारण लगभग 35,000 लोग प्रभावित हुए हैं। बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के लोग अभी भी बंधे पर शरण लिए हुए हैं। सबसे अधिक उन्हें अपने जानवरों के चारे का संकट दिखाई पड़ रहा है। बाढ़ का असर सबसे अधिक नारायणपुर, आगापुर, गुलरिया, खालिसपुरवा, छपरा, कुर्मियान बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के लोग जिला प्रशासन पर उदासीनता का आरोप लगा रहे हैं, जबकि सरयू नदी का जलस्तर कम होने के कारण बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के लोग राहत महसूस कर रहे हैं। साथ ही पानी घटने के बाद स्वास्थ्य की चिंता भी सता रही है। हमारे इधर जो बाढ़ है, बाढ़ की वजह से हम लोग बहुत तबाह है। यहाँ तक कि हमारी खेती चली गई। हाँ, हमारा यही निवेदन है कि हम लोग को सुरक्षित जगह करें और हम लोग को व्यवस्था भी देख लीजिए कितना बाढ़ है और हम लोग को सुरक्षित जगह दे दीजिए। पानी हलल बा, पानी हलल बा, न खाए मिलत बा, न बनावे मिलत बा। हिंदुओं के प्रसिद्ध धार्मिक तीर्थ स्थल बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम के रीडेवलपमेंट का कार्य इस समय जोरों पर चल रहा है। इन दोनों धार्मिक स्थलों का वर्तमान विकास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की योजना के अनुरूप चल रहा है। जब जून 2013 में केदारनाथ में विभीषिका आई थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस विभीषिका को गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर साक्षात देखा और अनुभव किया था। उसके बाद 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम के विकास के खाके को अमली जामा पहनाना शुरू कर दिया और आज ये दोनों धाम पूरी दिव्यता और भव्यता के साथ श्रद्धालुओं का स्वागत कर रहे हैं। ये विकास कार्य सतत प्रक्रिया के तहत जारी है। इस विकास मॉडल में एक तरफ जहां श्रद्धालुओं की समस्त सुविधाओं का ध्यान रखा जा रहा है, वहीं स्थानीय लोगों को रोजगार मुहैया कराने पर भी सरकार का ध्यान है। माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा यहाँ पर जो व्यवस्था की गई है काफी सराहनीय है, काफी उत्कृष्ट है। बहुत ही बढ़िया दर्शन हुआ। यहाँ व्यवस्था भी बढ़िया है, कोई आपाधापी नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। इस बार जब मैं फिर से विजिट किया हूँ केदारनाथ में तो पता चला कि यहाँ पे बहुत ही ज्यादा डेवलपमेंट हो चुका है। जगह जगह टाइल्स लगा दिए गए हैं। उसके बाद एकदम अच्छे से सीढ़ियाँ बना दी गई है। पीछे में पिछली बार जब आया था तो केदारनाथ के पीछे भी कंस्ट्रक्शन चल रहा था। अभी शंकराचार्य जी का भी बहुत अच्छा मूर्ति वहाँ बन चुका है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ इस प्रांत के सरकार को, इंडिया की भी सरकार को, जो भी सुविधा यहाँ पे यात्रियों के लिए उपलब्ध है। एक किसी का व्यक्ति नहीं, व्यक्ति को होगा। हम देश का निर्माण चाहते हैं, देश का बढ़िया हो और मंदिर की भव्यता दिव्य और भव्य बने। काम तो बहुत अच्छा हो रहा है और भविष्य में सोच रहे हैं कि भाई आने वाले समय में भी हमारे लिए भी और टूरिस्ट के लिए भी और
भगवान बद्री विशाल जी के लिए भी अच्छा ही हो। काफ़ी काम चल रहा है यहाँ पे जो भी मास्टर प्लान का है। इसमें एक तो सफाई अच्छी हो जाएगी और यात्रियों को सुविधाएं अच्छी मिलेगी, चाहे वो हॉस्पिटल से संबंधित हो या खाने पीने से लेके हो या रहने की सुविधा अच्छी हो जाएगी। जो डेवलपमेंट होगा हमारे एरिया का होगा, कल हम लोगों को फ़ायदा होगा जो यहाँ के रहने वाले हैं। शुरू में दिक्कत सबको होती है, लेकिन जिस हिसाब से गवर्नमेंट का प्लान है मैं तो सपोर्ट करता हूँ सरकार को इसकी कि ऐसा होना चाहिए। सर, हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए जो है मोदी जी इसमें अच्छा काम कर रहे हैं और आने वाली पीढ़ी के लिए अच्छा विकास होगा, अच्छा रोजगार मिलेगा सबको। और जो आज तक चली आ रही, जो आज तक मतलब जो वो है इसमें जो है ठीक नहीं था, लेकिन अब अच्छा चल रहा है, आगे अच्छा चलेगा, आने वाली पीढ़ी के लिए अच्छा चलेगा। मैं बंगाल से आ रखा हूँ, यहाँ काम करता हूँ। यहाँ सर जैसा देख रहे हैं डेवलप कुछ ज़्यादा अच्छा हो रहा है। आने वाली कल पे हमारा भी रोजगार बढ़ जाएगी और लोगों के लिए भी। लखनऊ में माटी कला बोर्ड द्वारा कल से 23 अक्टूबर तक 7 दिवसीय माटी कला मेले का आयोजन किया जा रहा है। साथ ही 18 और 19 अक्टूबर को माटी कला कार्यशाला का भी आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि प्रदेश के खादी एवं ग्रामोद्योग मंत्री राकेश सचान रहे। कार्यक्रम में प्रदेश के विभिन्न जनपदों से आए शिल्पकारों और कारीगरों द्वारा 75 स्टॉल लगाकर मिट्टी से निर्मित अपनी उत्कृष्ट कलाकृतियों का प्रदर्शन किया जा रहा है। मंत्री राकेश सचान ने अपने संबोधन में कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा माटी कला बोर्ड के माध्यम से लोगों को मुख्यमंत्री माटी कला रोजगार योजना के तहत कारीगरों एवं शिल्पकारों को बैंकों से वित्तीय सहायता दी जाएगी। इसके अतिरिक्त विद्युत चालित कुम्हारी चाक और मूर्तियां बनाने के लिए विभिन्न डाई का भी निःशुल्क वितरण किया जा रहा है। दीपावली त्योहार में चूंकि सबसे ज्यादा हमारे मिट्टी के बर्तनों का प्रयोग होता है, तो इसलिए पूरे 75 जनपदों में 3 दिवसीय मेला हमारा लगेगा, जहां दिए, कलश और मिट्टी के गणेश लक्ष्मी इनकी बिक्री हम लोग कराएंगे, ताकि चाइना का जो गणेश लक्ष्मी लोग प्रयोग करते थे वो न करके हमारे लोकल उत्पाद के मिट्टी के उत्पाद को लोग प्रयोग कर। भदोही के कालीन मेले में 2 दिनों में 400 करोड़ से अधिक ऑर्डर्स निर्यातकों को मिले हैं। कालीन मेले में अब तक 202 खरीदारों और 250 प्रतिनिधियों ने इसमें हिस्सा लिया है। कालीन निर्यात संवर्धन परिषद के चेयरमैन उमर हमीद ने बताया कि शहर के 225 करोड़ से बनी कॉर्पोरेट एक्सपो मार्ट में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय कालीन मेले का आयोजन किया जा रहा है। इस 4 दिवसीय मेले में पहुंचे हमारे संवाददाता आशुतोष शुक्ल, देखिए ये रिपोर्ट। भदोही पूरे दुनिया को कारपेट जो है पहुंचाता है। पहली बार भदोही में कालीन निर्यात संवर्धन का जो है यहाँ पर एक प्रदर्शनी लगी है, जिसके चेयरमैन जो है CEPC के चेयरमैन हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद उमर। हम जानते हैं कि इस एक्सपो से क्या कुछ जो है निर्यातकों को फायदा होने वाला है, भदोही के कालीन उद्योग को क्या कुछ फायदा होने वाला है। जी देखिए, 3 साल के बाद हमने ये शो किया है। हमारे बायर्स आ नहीं पाए हैं क्योंकि ये हमारा मेन हब है इंडस्ट्री का, जहाँ से हमारा 55% से ज़्यादा एक्सपोर्ट होता है भदोही एरिया से, और जो बाकी एक्सपोर्ट होता है जयपुर से वो भी यहीं भी मैन्युफैक्चरिंग कराते हैं। तो मैं मानता हूँ ये 60-65% से ज़्यादा हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। जो हमारा मेन टारगेट है एक्सपोर्ट का, वो यहीं से बन के जाता है माल। 3 साल यहाँ शो नहीं हुआ है, तो पूरी उम्मीद थी हमें और हम उस पर खरे उतरे हैं कि यहाँ का जो बिजनेस है वो 3 साल की जो कमी थी वो पूरी करेगा। Beautiful. It's good to see everything, and it's my first time here, so it's really good to get some inspiration and to see where all the rugs are coming from. So really interesting. Beautiful. It's a craft and artship. We could never make a rug like this in Sweden, so it's beautiful to see all the hand knots and qualities, and it's a storytelling to make a rug. Spaces are amazing. It's very comfortable. Coming here is always incredible. We love your culture, and being in the place where, you know, the city of the carpet is amazing, and the structure is perfect. We really approve it. It's amazing. I very much enjoy these expos, every year getting better, and everybody on top of colors and designs. So it's a big pleasure to be here and find new opportunities to keep our product line fresh and selling.
आकांक्षात्मक जनपद बहराइच में नीति आयोग द्वारा निर्धारित सूचकांकों, स्वास्थ्य एवं पोषण, शिक्षा, कृषि एवं जल संसाधन, वित्तीय समावेश, कौशल विकास और बुनियादी ढांचा अंतर्गत संचालित योजनाओं एवं कार्यक्रमों का अध्ययन एवं जमीनी हकीकत से रूबरू होने के उद्देश्य से 8 देशों के राजदूतों ने जनपद का भ्रमण किया। शिष्टमंडल ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कैसरगंज अंतर्गत 50 बेडेड मैटरनिटी विंग, विकास खंड कैसरगंज में बाढ़ पीड़ितों के लिए संचालित सामुदायिक रसोई, आंगनबाड़ी केंद्र व हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर भकरौली कनपुरवा, प्राथमिक व पूर्व माध्यमिक विद्यालय कुंडासर, कृषि विज्ञान केंद्र बहराइच में मिलेट्स, सावा, कोदो, रागी एवं नैपियर आदि फसलों का तथा ग्राम सुरजापुर में प्रगतिशील कृषक जयसिंह के केला प्रक्षेत्र का निरीक्षण किया। इसके अलावा B2 बाजार का भ्रमण कर महिला स्वास्थ्य स्वयं सहायता समूहों द्वारा उत्पादित उत्पादों तथा ODOP प्रोडक्ट्स के लाइव डेमो को भी देखा। सीएमओ ने हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के माध्यम से प्रदान की जा रही स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में बताया। इस अवसर पर जिलाधिकारी डॉक्टर दिनेश चंद, पुलिस अधीक्षक केशव कुमार चौधरी सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने विमुक्त घुमंतु, अर्घ घुमंतु समुदायों के विकास एवं कल्याण के लिए नई योजना सीड यानी स्कीम फॉर इकोनॉमिक इंप्रूवमेंट ऑफ डेंट्स शुरू की है। योजना के तहत इन समुदायों का उत्थान करने का काम किया जाएगा। शामली में जनचेतना कल्याण समिति एवं बावरिया समाज के अध्यक्ष जीतराम ने बताया कि सरकार की इस योजना में DNT उम्मीदवारों के प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठने के लिए अच्छी गुणवत्ता की कोचिंग दी जाएगी। इसके साथ ही स्वास्थ्य बीमा व आजीविका की सुविधा दिलाई जाएगी। घरों का निर्माण कराने के लिए वित्तीय सहायता का भी योजना में प्रावधान किया गया है। उन्होंने बताया कि बोर्ड की सदस्य कुमारी सुनीता चौहान ने मोबाइल वार्ता के माध्यम से इस योजना की विस्तार से जानकारी देते हुए अधिक से अधिक लाभ उठाने की अपील की है। बावरिया समाज के लोगों ने सरकार का आभार जताते हुए इस योजना की सराहना की। और ये जो भारत सरकार ने योजना लागू की है, सीड नामक योजना, घुमंतु और घुमंतु जातियों के लिए ये बहुत अच्छी योजना है। इसमें 4 तरह के जो लाभ दिए गए हैं वो जो है प्रतियोगी परीक्षाओं में बच्चों के लिए उसकी और आवास की, मकान बनाने की, और एक योजना जो है आयुष्मान की स्वास्थ्य संबंधी। ये बहुत अच्छी योजनाएं हैं। भारत सरकार ने जो हमारे बावरिया समाज के लिए 4 योजनाएं लागू की हैं और सुनीता बहन जी ने उनसे मिलकर प्रयास किया है, उनका हम धन्यवाद करते हैं। माननीय नरेंद्र मोदी जी का, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी का, और बावरिया समाज के जो बच्चे इस चीज़ से वंचित थे उन्हें लाभ मिलेगा। इसके जो प्रधानमंत्री ने जो 4 योजना लागू की है ये हमारे गरीबी आदमियों के लिए बहुत फायदेमंद है। मैं प्रधानमंत्री का, अमित शाह का और सुनीता बहन का मैं धन्यवाद अदा करता हूँ। जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने योजना बनाई है, स्वास्थ्य योजना, आवास योजना, शिक्षा योजना बनाई है, उससे हमारे बच्चों और समाज का कल्याण होगा। और जिस तरह से ये योजना बनाई गई है उनसे हमारे बच्चे शिक्षित और स्वास्थ्य के लिए जो योजना बनाई है उससे हमारे बच्चे सुरक्षित रहेंगे। अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित 90वीं इंटरपोल महासभा की बैठक को करेंगे संबोधित। 21 अक्टूबर से आयोजित इस बैठक में इंटरपोल के 195 सदस्य देशों के प्रतिनिधिमंडल होंगे शामिल। प्रधानमंत्री ने पीएम किसान सम्मान सम्मेलन 2022 में किसान सम्मान निधि की 12वीं किश्त की हस्तांतरित। प्रदेश के किसानों ने किसान सम्मान निधि की 12वीं किश्त मिलने पर प्रधानमंत्री का जताया आभार। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने बस्ती के कलवारी क्षेत्र के बाढ़ प्रभावित गांव में बांटी राहत सामग्री। कहा, प्रदेश सरकार बाढ़ पीड़ितों की हर स्तर पर कर रही है मदद। और लखनऊ में 7 दिवसीय माटी कला मेले का किया जा रहा है आयोजन। कार्यक्रम में विभिन्न जनपदों से आए शिल्पकार और कारीगर मिट्टी से निर्मित कलाकृतियों का कर रहे हैं प्रदर्शन।